स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो लीजेस के 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीजेस विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज सेल एंड लीज बैक। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेल एंड लीज बैक। अब सेल एंड लीज बैक क्या होता है? This transaction involves the sale of an asset by the vendor and the leasing of the same asset back to the vendor. मान लो आई एम द वेंडर, मैंने अपना ही एसेट सेल कर दिया क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपना एसेट सेल कर दिया और इन रिटर्न उस सामने वाली पार्टी से मैंने अपना ही एसेट लीज पे ले लिया। ठीक है, ये होती है सेल एंड लीज बैक। इस ऐसा करते क्यों है हम? मान लो इमीडिएटली मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपना एसेट सेल कर दिया तो मेरे पास एकदम से काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश आ गया और अब मैंने वही एसेट यूज करने के लिए भी ले लिया और मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, रेंट्स में पेमेंट करनी है, रेंटल में। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो इमीडिएटली सेल कर देते हैं और उसी एसेट को लीज बैक दोबारा से लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, और जो ये लीज पेमेंट्स एंड द सेल प्राइस होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर बिकॉज दे आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज। पैकेज के अकॉर्डिंगली नेगोशिएट किया जाता है। इसके अंदर हम एग्जांपल भी करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीज बैक इन्वॉल्व। ऑब्वियसली सेल एंड लीज बैक क्लियर हो गया, खुद ही सेल करना और फिर अपने ही एसेट को लीज पे ले लेना। ठीक है, और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की लीज में इन्वॉल्व हो, किस तरह की लीज। सो जैसे लीज 2 तरह की है, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग, उसी तरह से लीज बैक भी 2 तरह की है। फाइनेंस लीज बैक हो सकती है जिसके अंदर की रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, या ऑपरेटिंग लीज बैक हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ राइट टू यूज द एसेट ट्रांसफर होता है, उसके अलावा ना तो रिस्क ना तो रिवॉर्ड्स, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं फाइनेंस लीज बैक की। तो कहते हैं फाइनेंस लीज बैक के अंदर कोई भी एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स होता है, मतलब जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा की सेल हो रही है, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उससे ज्यादा की सेल हो रही है, तो उसको इमीडिएटली हमने वो नहीं करना, रिकॉग्नाइज नहीं करना एज इनकम। जैसे कि मान लो 100 का एसेट था, 120 का सेल हो गया, तो इमीडिएटली आपने वो 20 जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करना कि आपका गेन हो गया। या फिर इसी तरीके से अगर वो 80 की सेल हुई है तो आपने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना कि आपका लॉस हो गया। ठीक है, करना क्या है, धीरे धीरे उस अमाउंट को अमोर्टाइज करना है। इट शैल बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। वो जो अमाउंट है एज पर द लीज टर्म अगर 5 साल की है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो और धीरे धीरे करके उसको क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, और वो प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज एसेट होना चाहिए, इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज एसेट। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, उसी तरह से आपने उस अमाउंट को लीज टर्म के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे डेफर करना है, धीरे धीरे अमोर्टाइज करना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग लीज बैक की तो उसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन होती है वेयर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, दूसरी होती है जहां पे सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, तीसरी हो सकती है वेयर सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। तो तीनों में केसेस में अलग अलग हमने देखना है कि हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले आ रहा है वेयर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो देखो, इस तरह की ट्रांजेक्शन में जहां पे जितनी फेयर वैल्यू थी उतने की ही सेल हो गई, हमारी एसेट जितनी उसकी फेयर वैल्यू थी उतने की ही सेल हो गई, तो आपने इमीडिएटली प्रॉफिट या लॉस को रिकॉग्नाइज करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंपनी एक्स हैज एन एयरक्राफ्ट, उसके पास एक एयरक्राफ्ट है जिसकी बुक वैल्यू है 100 मिलियन। ठीक है, फेयर वैल्यू है 150 मिलियन और यूजफुल लाइफ है उस एयरक्राफ्ट की 10 इयर्स, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो इसने क्या डिसाइड किया, इसने कहा कि मुझे इसको सेल करना है और इसने कंपनी वाई को अपना एयरक्राफ्ट सेल कर दिया। सेल कितने का किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150 मिलियन। तो इस एग्जांपल में फेयर वैल्यू इज इक्वल टू एसपी, वही एग्जांपल आ गई। ठीक है, फेयर वैल्यू भी 150 मिलियन है और सेलिंग प्राइस भी 150 मिलियन है, राइट। और कंपनी एक्स ने क्या किया, उसी एयरक्राफ्ट को फिर से लीज पे ले लिया फॉर 5 इयर्स, टेक इट बैक ऑन लीज फॉर 5 इयर्स, और उसके बदले में रेंटल्स पे करने पड़ेंगे। अगर हम कोई चीज लीज पे ले रहे हैं तो हमें रेंट्स पे करने पड़ेंगे, तो वो रेंटल उसने पे करने हैं 60 मिलियन के।
तो अब इसमें हम गेन कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तो सीधा सीधा हमें बैंक डाल सकते हैं हम 150 मिलियन, क्योंकि हमने एयरक्राफ्ट को बेचा। कितने का बेचा? 150 मिलियन का। तो हमारे बैंक में कितना पैसा आ गया? 150 मिलियन। और एसेट कितने का गया है हमारा? 100 मिलियन का, जिसकी बुक वैल्यू थी 100 मिलियन। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें सिर्फ, तो आपके अकॉर्डिंगली कितना गेन हो रहा है? डायरेक्टली 50 मिलियन का गेन हो रहा है, क्योंकि हमने वो एसेट बेचा जिसकी बुक वैल्यू थी 100 मिलियन, और हमने कितने का बेचा? 150 मिलियन का। ठीक है, तो 150 मिलियन 100 मिलियन, कितना गेन हुआ? 50 मिलियन का। बट इसमें एक चीज निकालनी होती है बेटा, दैट इज क्यों राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। अब देखो, मैंने अपना एसेट सेल तो कर दिया, मैंने अपना ही एसेट फिर से ले लिया लीज के ऊपर, और मेरे पास राइट आ गया उसी एसेट को यूज करने का। दैट मीन्स मैंने अपना ही एसेट सेल तो किया, लेकिन अपना राइट टू यूज दैट एसेट रिटेन करके मेरे पास अभी भी हक है कि मैं उसी एसेट को फिर से यूज कर सकती हूँ। तो वो हमने निकालना होता है कि हमने स्टिल कितना राइट अपने पास रख के सेल किया है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ राइट टू यूज ऑफ द एसेट। देखो, फेयर वैल्यू कितनी थी? 150 मिलियन। फेयर वैल्यू 150 मिलियन, और लीज रेंटल्स कितने पे करने हैं उसको यूज करने के? 60 मिलियन। तो ये कितना परसेंट है इसका? 60 डिवाइडेड बाय 150 into 100, दैट इज कि हमने एसेट सेल करने के बावजूद 40% राइट अभी भी रखा है अपने पास उसको यूज करने का। ठीक है, तो अब 40% किसका लेना होता है? बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन का 40% कितना हो गया? 40 मिलियन स्टिल हमारे पास राइट है उस चीज को यूज करने का। समझ आया? क्योंकि ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ सेलिंग द एसेट स्टिल वी आर हैविंग द राइट टू यूज दैट एसेट बाय टेकिंग दैट एसेट ऑन लीज। लीज पे ले लिया तो आपके पास राइट आ गया उसको यूज करने का। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ये कैसे निकाली जाती है? कि फेयर वैल्यू लेनी है, लीज रेंटल लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी कि कितना परसेंट अभी भी आपके पास राइट है उसको यूज करने का, और उस परसेंटेज को आपने कहाँ अप्लाई करना है? बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट पर। ठीक है, अब देखो, बैंक में आया 150 मिलियन प्लस उसके साथ हमें क्या मिल रहा है? राइट टू यूज। कितना? 40 मिलियन का हमारे पास स्टिल राइट है उस एसेट को यूज करने का। ठीक है, अच्छा, पे कितना करना है? जा क्या क्या रहा है? एक तो एसेट जा रहा है 100 मिलियन का, एक लीज रेंटल्स पे करने 60 मिलियन के। अब देखो, ऊपर हो गया 190, नीचे है 160, तो जो बचा हुआ 30 है, 30 मिलियन वो गेन आएगा। इसको हमने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, क्लियर होगी ये एग्जांपल? अब दूसरी सिचुएशन आती है जहां पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है। कहते जहां पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, एक्सेस ओवर द फेयर वैल्यू शैल बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। तो जितनी यूजफुल लाइफ है एसेट की, उसके अकॉर्डिंगली उस अमाउंट को डिवाइड करके धीरे धीरे अमोर्टाइज करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। और लास्ट केस आता है वेयर सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। तो वहां पे कहते हैं कोई भी प्रॉफिट या लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अगर कोई लॉस ऐसा है जो कि कंपनसेट किया जा सकता है बाय फ्यूचर लीज पेमेंट एट बिलो मार्केट प्राइस से बिलो पे फ्यूचर लीज पेमेंट्स के थ्रू उसको कंपनसेट किया जा सकता है, तो उस लॉस को, सिर्फ उसी स्पेसिफिक लॉस को जिसको कंपनसेट किया जा सकता है, शैल बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड। क्लियर हो गया? तो अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अगर कोई लॉस जिसको कंपनसेट किया जा सकता है बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स एट बिलो मार्केट प्राइस, तो उसको धीरे धीरे डेफर करना है, धीरे धीरे अमोर्टाइज करना है। तो क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक? दिस वाज ऑल अबाउट लीजेस। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।